Hello, aspirants. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज स्टार्ट कर दी थी और उसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में, विच इज लेक्चर नंबर 2, उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और उस मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये देखा था कि मिलिकन ने किस तरीके से ऑयल ड्रॉप को एक पोजीशन पर सस्टेन कर रखा और उससे उसने मास को कैसे कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रॉन के मास को, विद द हेल्प ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो डिटरमाइंड बाय द थॉमसन। ठीक है। इसके बाद उसी लेक्चर में मैंने आपको ये भी इन्फॉर्म किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की और किस एक्सपेरिमेंट से की। और इसी लेक्चर के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी एंड कुछ बेसिक टर्म्स। प्रोटॉन की डिस्कवरी की अगर बात करें तो प्रोटॉन की डिस्कवरी में हम डिस्कस करेंगे बेटा एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या फिर इसी का दूसरा नाम है कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 3 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, विच इज एनोड रे एक्सपेरिमेंट। हेडिंग लिख लीजिएगा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट। इसी का दूसरा नाम है बेटा कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है। किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? दिस इज डन बाय गोल्डस्टिन, डन बाय गोल्डस्टिन साइंटिस्ट। ठीक है। तो इसने क्या किया था, इसने एक वही ग्लास का ट्यूब लिया था, कैथोड रे ट्यूब लिया था, और इस ग्लास के ट्यूब में उसने क्या लिया, ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास का ट्यूब था इसने यहां पर रखा, यहां पर इसने रखा। ये था हमारे पास एनोड विच इज पॉजिटिव चार्ज्ड, ये हमारे पास एनोड, और ये हमारे पास में है बेटा कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके। दोनों को इसने कनेक्ट कर दिया हाई एनर्जी सोर्स, हाई वोल्टेज सोर्स से। ठीक है। ये था हमारे पास हाई वोल्टेज सोर्स। क्लियर है? तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर करेंगे, यहां से करेंगे। मैंने कहा यहां पर भी इसने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल कोट कर रखा। उस फ्लोरोसेंट मटेरियल से पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो इलेक्ट्रोड थी, वो इलेक्ट्रोड थी हमारी पोरस नेचर की। किस नेचर की थी बेटा? पोरस नेचर की थी। कैसी थी? पोरस। पोरस का मतलब उसमें कुछ होल्स थे जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हमारे आयंस क्या हो सकते थे, ट्रांसफर हो सकते थे। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड कैसी थी बेटा? पोरस नेचर की थी। पोरस कैथोड इलेक्ट्रोड। ठीक है। आइए, अब मैंने कहा यहां पर भी इसने कुछ कोट कर रखा, विच इज ZnS मटेरियल, इसने यहां पर कोट कर रखा। ये इसका ZnS मटेरियल विच इज फ्लूरोसेंट। ओके। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले अगर मैं सोर्स की बात करूं, तो अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो मैंने कह दिया कि अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रॉन क्या करे बेटा, यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो गए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा तो वैसे ही क्या होगा बेटा, ये हिट करेगा। और आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था बेटा, हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा था। उसमें हमने ये कहा था कि जो कैथोड होती है वो रिलीज करती है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल को। इसीलिए यहां पर मैंने कह दिया ये क्या रिलीज करेगी बेटा, वही नेगेटिव पार्टिकल ये रिलीज करेगी। ये कहां से कहां ट्रेवल करेगा, यहां से यहां पर। बस पिछले वाले में डिफरेंस इस चीज का है बेटा, यहाँ पर हमने कैथोड ली थी, यहाँ पर हमने एनोड ली थी। इस बार हमने बस पोजीशन चेंज किया। आप चाहे तो पोजीशन सेम भी रख सकते हैं,
पोजीशन से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस बिल्कुल ऐसा ही है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे खड़े होकर देख रहे हो और सेम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आप उसको दूसरी साइड से देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगी, पोजीशंस अलग अलग दिखेंगी, बाकी कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आइए अब मैंने कहा यहाँ पर भी मैंने क्या फिल कर रखी बेटा, गैस। क्या फील्ड है यहाँ पर भी, गैस एट वेरी लो टेम्परेचर, सॉरी वेरी लो प्रेशर। क्लियर है। आइए, जैसे ही ये गैस फिल्ड कर रखी है, वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो गैस फिल की हुई है बेटा, इस गैस में मैंने कह दिया कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। लेट सपोज मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ या फिर किसी की भी बात करती हूँ, तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये जो नेगेटिव पार्टिकल है ये भी क्या कर रहा है, इससे हिट कर रहा है। जैसे ये हिट करेगा, रिपल्शन कॉज करेगा, रिपल्शन करेगा तो ये इसको क्या करेगा, जो न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है वो उसको क्या करने लगेगा, धीरे धीरे खत्म करने लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अपनी शेल से बाहर आ जाएगा। तो इस एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, इस एटम के ऊपर चार्ज आ गया आपका पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो क्या बन गया, यहाँ से पॉजिटिव आयन बना। तो मैंने कहा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ क्या जनरेट हो गया बेटा, पॉजिटिव आयंस जनरेट हो गए, हाँ या ना। और ये पॉजिटिव आयंस की अगर मैं बात करूं तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरीके से ये क्या करेंगे, इस तरफ ट्रैवल करेंगे। अब आपको कैसे पता चला कि ये इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं बेटा, इसलिए पता चला क्योंकि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की वैसे ही ये ग्लो कर गया। तो मुझे पता लगा कि अगर ये ग्लो हुआ है तो अपोजिट साइड से कोई पार्टिकल आ रहा होगा, और अगर अपोजिट साइड से कोई पार्टिकल आ रहा होगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो उस पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो हमने देख लिया, अगर यहाँ मुझे ग्लो मिल रहा है, इट मीन्स द पार्टिकल कम्स फ्रॉम द अदर साइड विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। उसी की पॉसिबिलिटी हमने देखी कि ये पॉजिटिव चार्ज कैसे कैसे जनरेट हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा कैसे जनरेट हो सकता है, तो इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो सकता है। क्लियर है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं बात करूं इस पॉजिटिव चार्ज की, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज गैस मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा है, बिल्कुल गैस मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा है। जैसे जैसे मैं गैस पार्टिकल चेंज करती जाऊंगी वैसे वैसे क्या ये पॉजिटिव चार्ज चेंज होता जाएगा, बिल्कुल ये क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो मैंने कहा दिस इज माय कैथोड रेज बट दिस इज माय एनोड रेज। तो क्या एनोड रे आपके पास में गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट क्या मटेरियल ऑफ कैथोड पर डिपेंड कर रहा है, कैथोड चाहे आप कुछ भी ले यहाँ पर, वो तो जनरेट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन करेगा, तो मटेरियल ऑफ कैथोड पर या फिर इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं कर रहा। बट किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, गैस टेकन इन दी ट्यूब पर डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना। आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने कह दिया कि ये हाई वोल्टेज सोर्स लेने का क्या सेंस था, यहाँ पर हाई वोल्टेज सोर्स क्यों लिया गया। तो हाई वोल्टेज सोर्स बेटा इसलिए लिया गया क्योंकि अगर हाई वोल्टेज सोर्स हम नहीं लेते, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो पार्टिकल है इसको ट्रैवल करने के लिए इस साइड में कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी इसको कहां से मिल रही है, इस हाई वोल्टेज सोर्स से मिल रही है। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, तो मैंने कह दिया कि अगर हम बात करें तो यहां से मेरा पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट हुआ। अगर ये पार्टिकल हाइड्रोजन का होता तो यही सबसे मिनिमम मास का पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था, क्योंकि यही सबसे कम मास का पार्टिकल होता है। तो मैंने कह दिया हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा, सिर्फ एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो आपने बाहर निकाल दिया, तो सिर्फ इसके अंदर क्या बचा बेटा, एक प्रोटॉन बचा। तो अगर ये हाइड्रोजन है तो उसे ही हमने क्या कह दिया, यही जो पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट हुआ उसे ही हमने क्या कह दिया बेटा, प्रोटॉन कह दिया। क्या नाम दे दिया, उसे ही प्रोटॉन नाम दे दिया गया। अब ये जो प्रोटॉन नाम दिया गया है, इसी वजह से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आप पढ़ते हैं, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया था कि 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है H1, एक होता है H2, एक होता है H3। H1 को हम प्रोटियम भी कहते हैं, जिसे ही हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। H2 को हम ड्यूटीरियम कहते हैं और H3 को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रीटियम कहते हैं। क्लियर है। तो यहीं से इसका नाम पड़ गया प्रोटियम। क्या नाम पड़ गया बेटा, प्रोटियम। क्लियर है।
तो मैंने कह दिया क्या एनोड रेस depends on gas taken in the tube. ठीक है, मैंने कहा क्या मटेरियल पर डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। तो एनोड रेस डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड मटेरियल। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए आगे आइए। मैंने कहा अगर मैं बात करूं एनोड रेस की, तो एनोड रेस पर कैसा चार्ज है बेटा? तो एनोड रेस पर कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज है। कैसा है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज है। क्लियर है? आइए, एनोड रेज हो गया। एनोड रे के बाद मैंने कह दिया क्या इस एनोड रे की भी स्पीड 1/10 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है? बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज वही होंगी बाकी सारी की। ये भी क्या करता है बेटा? स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो मैंने कहा इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, in a straight line path. क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, आइए। तो ये था आपके पास में कि हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, हमने क्या क्या डिस्कवर किस किस तरीके से किया। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी। सी, electrical discharge carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of canal rays carrying positively charged particle। अभी बताया मैंने। The characteristics of these positively charged particle are listed below. Unlike cathode rays, mass of the positively charged particle depends upon the nature of the gas। यही बताया मैंने कि अगर आप हाइड्रोजन गैस लेंगे तो मास अलग होगा, हीलियम लेंगे तो उसका मास अलग होगा। प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन। क्या है बेटा? ये सिर्फ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन है। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम दीज ओरिजिनेट्स। क्या गैस पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड करेगा। अगर आपका गैस चेंज हो गया तो उसका चार्ज और उसका मास भी क्या होता जाएगा बेटा? चेंज होता जाएगा। तो मैंने कहा सम ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। जैसे मान लो हीलियम होता, आप दोनों इलेक्ट्रॉन अगर उसके निकाल देते तो कितना हो जाता उसके ऊपर चार्ज? हीलियम +2 हो जाता। तो क्या ये मल्टीपल चार्ज कैरी कर रहा है? बिल्कुल ये क्या कर रहा है? मल्टीपल चार्ज कैरी कर रहा है। The behavior of these particles in the magnetic and electric field is opposite to that observed for electron and कैथोड रेज। बिल्कुल अपोजिट होगा। कैसे अपोजिट होगा बेटा? अपोजिट इस तरीके से होगा कि अगर आप बात करें कैथोड रेज की, उस पर नेगेटिव चार्ज था, तो वो किसकी तरफ मूव कर रही थी? एनोड की तरफ। पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ मूव कर रही थी, बट ये क्या करता है? ऑपोजिट मूव करता है। The smallest and the lightest positive ion was obtained from the hydrogen and was called proton. This positively charged particle was characterized in 1919. Later, a need was felt for the presence of electrically neutral particle और उसी टाइम पर कौन आए बेटा? जेम्स चैडविक। कौन आ गए? जेम्स चैडविक। क्लियर है? और जेम्स चैडविक ने ये बताया कि जब भी हम बात करेंगे न्यूट्रॉन्स की या फिर न्यूट्रल पार्टिकल की, तो उसने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया? उसने सिर्फ एक बेरिलियम की शीट ली। क्या ली बेटा? बेरिलियम की शीट ली। ठीक है, बेरिलियम की थिन शीट ली। बेरिलियम की थिन शीट ली। ठीक है, ये मेरे पास में बेरिलियम की थिन शीट। ठीक है, मैंने कहा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 4। एटॉमिक मास कितना होता है? 9। इस पर इसने बोम्बार्ड किया अल्फा रेस को। किसको बोम्बार्ड किया? अल्फा रेस को। जब इसने अल्फा रेस को बोम्बार्ड किया तो सबसे पहले जब भी हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल की, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल बेटा?
doubly ionized helium particle. What is alpha particle? अल्फा पार्टिकल इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। और जब डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल की हम बात करेंगे तो मैंने कह दिया कि हीलियम पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसको क्या मिलना चाहिए था, अगर इसने इस तरीके से बॉम्बार्डमेंट किया है बेरिलियम 4 9 प्लस हीलियम 2 4, यहाँ 4 लिख लेते हैं, यहाँ हम चार्ज लिख देंगे प्लस 2 चार्ज, ठीक है। तो मैंने कहा मास क्या हो जाना चाहिए था, ऐड हो जाना चाहिए था, 13 आना चाहिए था, बट इसको क्या मिला बेटा, 13 ना मिलने की बजाय इसको कार्बन C12 का पार्टिकल मिला। जबकि यहाँ से 9 प्लस 4 कितना होना चाहिए था, 13। तो मैंने कहा कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुछ कम मास मिला तो मास लॉस हुआ है, तो किसकी फॉर्म में हुआ है बेटा, किसी पार्टिकल की फॉर्म में हुआ है। तो इसी को इसने बोल दिया कि कुछ मास है जिस पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट उसका मास किसके लगभग किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर, हल्का सा क्या होता है ज्यादा, प्रोटॉन का 1.66 होता है, इसका 1.67 होता है, ठीक है, स्लाइटली मोर देन दी प्रोटॉन। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, यहीं से डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन पार्टिकल की, विच इज न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा अगर न्यूट्रल है तो उस पर कोई चार्ज है नहीं, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था बेटा, जेम्स चैडविक ने। किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। क्लियर है। आइए, अब बात करते हैं यहीं पर, अगर मैं बात करूं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन की, तो व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एटम का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक्स जेड एम, ये होता है एटम का रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज एक्स, एक्स है बेटा सिंबल ऑफ दैट एटम, सिंबल ऑफ एटम, ठीक है। मैंने कहा व्हाट इज जेड, जेड होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर इसी को आप क्या कहते हो, एटॉमिक नंबर भी कहते हो, ठीक है। व्हाट इज एम, एम इज द मास नंबर, क्या होता है बेटा एम, एम इज द मास नंबर। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, लास्ट चैप्टर में मैं आपको बता चुकी थी, जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। वहीं पर मैंने आपको बताया था अगर कोई भी एटम हमारे पास न्यूट्रल होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो मैंने कहा फॉर अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो। तो मैंने कह दिया कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, मास नंबर में से माइनस कर देंगे किसको, प्रोटॉन्स को। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा अगर हम बात करें मास ऑफ मूविंग पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, मूविंग पार्टिकल का मास क्या होगा, ठीक है। तो मूविंग पार्टिकल के मास की बात करें तो इट इज डिफाइंड बाय अ इक्वेशन विच इज मास ऑफ मूविंग पार्टिकल is equal to the rest mass of that particle divided by 1 minus v by c का whole square. What is m? m is the mass of moving particle, mass of moving particle, ठीक है। व्हाट इज एम नॉट, एम नॉट इज द रेस्ट मास, व्हाट इज एम नॉट, एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। क्लियर है। आइए, मैंने कहा व्हाट इज v बेटा, v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। क्लियर है। मैंने कहा व्हाट इज c, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और आप सभी को पता है व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। आइए,
अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं, यही अगर मेरा इलेक्ट्रॉन होता तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ दिस पार्टिकल, इफ पार्टिकल इज माय इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में आप क्या कहते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी बाय सी का होल स्क्वायर। व्हाट इज एम नॉट बेटा? एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 31 केजी। यस और नो? आइए, अब मैंने कहा लेट सपोज मैं आपको कंडीशंस देती हूं। मैंने कहा कंडीशन है बेटा आपके पास, कि आपके पास पहली कंडीशन है कि अगर मैं V और C को कर दूं बेटा इक्वल, क्या कर दूं मैं? V और C को इक्वल कर दूं, तो उस टाइम पर V और C आपस में कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया बेटा? 1। 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। 0 का स्क्वायर कितना हो गया? 0। समथिंग अपॉन 0 कितना हो गया बेटा? इनफाइनाइट। तो मास ऑफ दैट पार्टिकल बिकम्स इनफाइनाइट। यस और नो? तो इस केस में मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा? मूविंग इलेक्ट्रॉन या फिर पार्टिकल कितना हो गया बेटा? इट्स बिकम इनफाइनाइट। यस और नो? आइए, मैंने कहा दूसरी कंडीशन कह दी मैंने कि अगर मेरी जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन हो जाए c से, ठीक है, तो उस केस में मैंने कह दिया अगर v बड़ा है c से तो ये जो फ्रैक्शन होगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो 1 में से एक से बड़ी चीज माइनस करोगे तो साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। तो नीचे क्या आ गया? नेगेटिव मैग्नीट्यूड आ गया, और ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। तो मैंने कहा क्या मास नेगेटिव हो सकता है? मैं कह रही हूँ कि मैंने अपना वेट किया और मेरा वेट माइनस 40 केजी, क्या इट्स पॉसिबल? नहीं। तो मास बिकम इमेजिनरी। ओके, तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल बिकम्स इमेजिनरी। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, आइए फिर कुछ डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चंस को। लेट सपोज मेरे पास में बेटा क्वेश्चन है, सी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कहाँ आया हुआ है बेटा? 2022 में जेई के अंदर आया हुआ है, 26 जुलाई के शिफ्ट में। कंसिडर एन इमेजिनरी आयन विच इज X22 mass 48 minus 3. The nucleus contain a percentage more neutrons than the number of electrons in the ion. The value of A you have to find. Okay? तो मैंने कह दिया सबसे पहले मेरे पास पार्टिकल है बेटा A X minus 3, दिस इज 22 एंड दिस इज 48। ये क्या है बेटा? ये न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने कहा ये हो गए मेरे न्यूट्रॉन्स, सॉरी ये मेरे होते हैं प्रोटॉन्स, बाय मिस्टेक न्यूट्रॉन बोल दिया। ये क्या होता है बेटा? प्रोटॉन्स होते हैं। मैंने कहा ये क्या होता है बेटा? मास होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले निकाला कि अगर मैं बात करूं प्रोटॉन्स की बेटा, तो प्रोटॉन्स है मेरे पास में 22। मैंने कहा अगर मैं बात करूं मास की, तो मास है इसका 48। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये न्यूट्रल तो है नहीं। तो मैंने कहा अगर यहाँ न्यूट्रल नहीं है तो क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मैंने कहा ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कितने एक्स्ट्रा है? तो मैंने कहा ये -3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किए हैं। तो मैंने कह दिया इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? प्रोटॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर इसने गेन कर लिए। प्रोटॉन्स कितने थे? 22 प्लस 3 कितना हो गया बेटा? 25 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यस और नो? मैंने कह दिया अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो मास नंबर कितना है बेटा? 48 माइनस प्रोटॉन्स कितने हैं? 22। कितना आ गया बेटा? ये 26 न्यूट्रॉन्स आ गए। यस और नो? हाँ या ना? आइए, तो मेरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो निकल गए सिंपली। अब ये कह रहा है कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो A% ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, जितने उस आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैंने कहा ये रहे मेरे न्यूट्रॉन, और कितने एक्स्ट्रा है? तो मैंने कह दिया कि न्यूट्रॉन के नंबर किसके इक्वल है बेटा? इलेक्ट्रॉन तो है वही है, ठीक है, न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन कितना एक्स्ट्रा है? A% और एक्स्ट्रा है। तो नॉर्मली मैंने कह दिया 26 थे, और 26 का 25 सॉरी 26 का मुझे A% और ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा 26 प्लस 26, सॉरी 26 नहीं है, इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 25 है।
तो न्यूट्रॉन हो गए 25 प्लस 25 का A%, मतलब A डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया ये 25 प्लस 0.25 A। यस और नो, ये रहा मेरा न्यूट्रॉन। ठीक है, मैंने कहा दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बराबर है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो मैंने कह दिया 26 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 0.25 ए। इसको इधर ले आए, कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0.25 ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 0.25, पॉइंट हटा कितना आ गया 100/25 इज इक्वल्स टू 4। तो आंसर कितना आ गया बेटा 4 आ गया। कितना आ गया आंसर 4 आ गया। ठीक है, आइए देखिए, इफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is m naught by under root 1 minus v by c का whole square, where m naught is the rest mass of electron, then which of the following is correct? और आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है, आप कह रहे हो v को जैसे जैसे बढ़ाएंगे मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपने v को इंक्रीज किया, मैंने कहा इक्वेशन है आपके पास m नॉट अपॉन 1 माइनस वी बाय सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ई। यही है, मैंने कहा v आपने बढ़ा दिया। क्या किया बेटा आपने v बढ़ाया। जैसे जैसे v इंक्रीज होगा, तो मैंने कहा कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है, अगर ये न्यूमरेटर बढ़ेगा तो एक में से बड़ी वैल्यू माइनस होगी, हाँ या ना। तो अगर एक में से बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो डिनोमिनेटर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। डिनोमिनेटर जैसे जैसे कम होता जा रहा है, वैसे वैसे जैसे जैसे डिनोमिनेटर घटता है, वैल्यू क्या होती जाती है बेटा, इंक्रीज होती जाती है। तो एम ई क्या होता जाएगा आपका, इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर लिखा है डिक्रीज, तो पहली स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत। सेकेंड स्टेटमेंट, इफ v इंक्रीजेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, अगर मैं v को इंक्रीज करूंगी तो ये न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। एक में से बड़ी वैल्यू माइनस होगी, तो ये वाला आंसर क्या आएगा, कम आएगा। तो डिनोमिनेटर घट रहा है, डिनोमिनेटर जैसे जैसे डिक्रीज होगा, पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती जाएगी आपका, ये फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो एम ई क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो ये लिखा हुआ इंक्रीज, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल में आपको अरेंज करना, और 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रहा मेरे पास प्रोटॉन। ठीक है, मैंने कहा चार्ज कितना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1 यूनिट चार्ज, हाँ या ना। इस पर भी कितना होता है बेटा, 1 यूनिट चार्ज होता है, क्लियर। मैंने कहा मास कितना होता है बेटा, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। ठीक है, इसी को हम एएमयू में कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे डिवाइड कर देंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स से। तो किस में आ गया ये बेटा, एएमयू के अंदर आ गया। किस में आ गया, अब ये एएमयू के अंदर आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका एएमयू में। ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ बेटा, कितना आ गया ये 10⁻⁻4। तो ये आ गया आपके पास 9.1 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻4 एएमयू। ये लगभग कितना होता है, 1 एएमयू होता है। ग्राम्स में कितना होता है ये मास बेटा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। यही किसके इक्वल होता है, 1 एएमयू के इक्वल होता है। तो इसका चार्ज बाय मास मैंने निकाल लिया, कितना आ गया ये 1 यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाय दिस। तो ये आएगा जब इधर, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻4, ये उछल के ऊपर आ जाएगा 1.66, और 10⁻⁻4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1.66 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻+4, ये आ गया। यहाँ पर चार्ज बाय मास क्या आ गया बेटा, Q बाय M। ये आ गया आपके पास में Q1, मास भी कितना है 1, ये आ गया आपके पास 1, क्लियर है। आइए दूसरा कैलकुलेट कर लिया अब मैंने, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन। अल्फा के लिए कैलकुलेट किया, तो अल्फा के लिए मैंने कह दिया क्या होता है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। तो मैंने कहा बेटा चार्ज कितना है इसके ऊपर, 2 यूनिट चार्ज प्लस 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज, मतलब 2 यूनिट चार्ज। तो 2 यूनिट चार्ज है। मैंने कहा इसके पास मास कितना है बेटा, तो हीलियम का मास कितना होता है एएमयू में, 4 एएमयू। तो मैंने लिख लिया 4 एएमयू।
ठीक है, तो Q बाय एम कितना आ गया बेटा, 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा बेटा, Q इसका 0 है, मास इसका 1 AMU है, तो Q बाय एम इज इक्वल्स टू 0 बाय 1, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर 0। क्लियर है, कंपैरिजन कर लो। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, 10 की पावर प्लस 4 में आएगा, तो सबसे ज्यादा किसका आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन। फिर आ गया आपके पास में कौन, ये क्या है, प्रोटॉन। फिर आ गया बेटा अल्फा पार्टिकल, और फिर कौन आ गया लास्ट में, आपका न्यूट्रॉन आ गया। क्लियर है इतनी सी बात। चले आगे, तो ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, तो ये ऑप्शन तो दोनों क्या हो गए आपके, कट हो गए, सी और डी। बाद में आपके पास प्रोटॉन प्रोटॉन, फिर आपके पास अल्फा, ये रहा ए ऑप्शन। क्लियर है। आइए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं आपके जेई मेंस एंड नीट के अंदर। तो हमने कहा सबसे पहले अगर हम बात करें, ये वाला क्वेश्चन में दो पार्टिकल्स गिवन थे, उसका चार्ज बाय मास रेशियो का रेशियो पूछा गया था नीट के अंदर कुछ सालों पहले, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं इन द पीवाईक्यूज। तो प्लीज लेक्चर को ध्यान से लीजिएगा और अपने पूरे प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा, और उसके बाद में ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, और एक बार खुद से सॉल्व करिए, नहीं आता है तो आंसर देखिए, ठीक है, सॉल्यूशंस को गो थ्रू कीजिए। क्लियर है। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम लेकर आएंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, पढ़ेंगे हम थॉमसन्स मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। ओके, बने रहिएगा कीमोपीडिया IITR के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।